वेबिनार में जुड़े सभी लोगों का स्वागत है। आज गिरनारी मंडल का 488वां वेबिनार है। 488 वेबिनार नंबर 488। आज के वक्ता हैं गांधीनगर से डॉक्टर उषाबेन डाभाणी मैडम, जो आज लेप चिकित्सा के बारे में अपना वक्तव्य देंगे। लेप चिकित्सा। डॉक्टर उषाबेन डाभाणी से निवेदन है कि वो अपना वक्तव्य शुरू कर सकते हैं। नमस्कार मैडम। जय धन्वंतरी। नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। सभी गुरुजनों, यहाँ उपस्थित सभी वैद्यजनों को और वेबिनार में जितने भी उपस्थित है सब भाई बहन को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर उषा डाभाणी। आज मैं लेप चिकित्सा के बारे में बताने जा रही हूँ। आप सभी को मेरा व्याख्यान उपयोगी रहेगा और पसंद भी आएगा शायद। स्टार्ट करने से पहले मैं धन्वंतरी वंदना करना चाहूंगी। नमामि धन्वंतरि मादिदेवं सुरासुरैर्वन्दिपादं पद्मं लोके जरारुगभयमृत्युनाशं धातारमि समीविदौषधिनाम जव्योमवातावनिर्वारिविहं पञ्चं प्रपञ्चतात्मकदेवाजं सन्तापसम्पातजराज्वरान्त नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नवीननिर्मुक्तकान्तिकान्तं शान्तं हरिदासमार्गमूर्तं मूर्तिसतानां सुमरोर्धानं नमामि धन्वन्तरि देवम। नमस्कार सभी को। मैं अभी अपना लेप चिकित्सा के बारे में मैं अपना व्याख्यान शुरू करती हूँ। लेप चिकित्सा प्राचीन एवं अर्वाचीन काल से सभी लोगों को ये चिकित्सा अपनाई गई हुई है। फिर वो पुरुष हो या महिला हो, बच्चे हो या बुजुर्ग हो, एवं पशु और पक्षी को भी इसका उपयोग कहीं ना कहीं किया गया है। लेप कल्पना यानी गूगल एप्लीकेशन भी उसे कह सकते हैं। अभी तक हम कल्प यूज करते हैं, अंत प्रयोग के लिए उपयोग करते थे। अभी तक हम कल्प के बारे में ही जानते थे, मगर लेप कल्पना जो है बाह्य उपचार के लिए करते हैं, और कल्प जो है वो अभ्यंतर और बाह्य प्रयोग दोनों में यूज करते हैं। मुख्य रूप से देखते हैं सार्वदेहिक में बाह्य उपचार की बात सबसे पहले की जाती है। वो लेप वो बॉडी के सभी अंगों पर करते हैं। लेप कल्पना आयुर्वेद में काष्ठ औषधियों का कल्प का उपयोग ज्यादातर किया जाता है, तो उसे हर्बल एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। उसका परिचय है। ये कल्पना या चिकित्सा को देखते हैं तो नॉर्मल निर्माण विधि देखते हैं तो किसी द्रव्य को कूटते हैं या पीसते हैं, या उसी को तुरंत उसी जगह पर जो लेप किया जाता है उसको उस पर लेप किया जाता है। उसकी निर्माण विधि जो है कल्प की तरह ही होती है। उसका डेफिनेशन सिर्फ इतना ही है कि कल्प कल्पना के समान होती है। उन दोनों का अंतर एक ही है, एक ही तरह से किया जाता है कि कल्पना जो है वो बाहर लगाने के लिए और के लिए यानी इंटरनल एंड एक्सटर्नल उपयोग करते हैं। जब लेप चिकित्सा जो है ओनली बाहर की तरफ यानी एक्सटर्नल यूज ही किया जाता है। आलेप आद्य उपक्रमम एवं सर्वसौखानाम सामान्य प्रधान यानी आचार्य सुश्रुत ने शोध की चिकित्सा में और चरक ने बाह्य परिजन आरोग्यवादी अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। आचार्य सुश्रुत ने शोध की चिकित्सा में दो विशेषताएं बताई है। लेप के लिए आलेप शब्द का उपयोग किया गया है। आद्य यानी सबसे पहले की जाने वाली चिकित्सा मुख्य रूप से यही होती है जो शोध की चिकित्सा में
पहले काम करती है, वो है लेप चिकित्सा। कहीं भी हम देखते हैं कि कुछ भी होता है, जैसे चोट लगती है या स्वेलिंग आता है, सबसे पहले कोई भी कोई भी इंसान हो, पहले अपने मगज में वही आता है, लोकल ट्रीटमेंट के बारे में ही हम लोग सोचते हैं। तो वो ज़्यादा इफेक्टिव चिकित्सा रहती है। इसमें लेप का महत्व बहुत ज़्यादा हम देते हैं। जैसे किसी को चोट लगा तो खून बह रहा है, तो उसमें भी हम तुरंत ही घर में जाके पहले क्या ढूंढेंगे कि हल्दी का प्रयोग करके उस पे छिड़काव करेंगे। दस्तूरी का जो जैसे नाक से रक्तस्राव होता है, तो उसमें भी हम लोग जितना भी चंदन है या एलएम का जो है कुछ भी ऐसे लगा के हम लोग पहले लेप के बारे में ही सोचते हैं, बाकी का जो क्रिया है वो बाद में सोचते हैं। वैसे यहाँ भी ऐसे लेप की चिकित्सा में हर कोई आचार्य ने यही उल्लेख बताया है। आचार्य सुश्रुत एंड चरक ने भी सोच में सबसे पहले लेप कल्पना सबसे मेन बताई गई है। इसकी परिभाषा है द्रव्यम आर्द्रम शिला पिष्टम शुष्कम व सदम तनु देहे प्रलापनार्थ तल्लेप द्रव्योच्यत होते। यानी द्रव्य आर्द्र है तो उसे शिला में पीसकर, और शुष्क है तो उसे पानी में मिलाकर हम उसे शरीर में कहीं पतला लेप की तरह लगाते हैं या लेपन करते हैं, उसे लेप कहते हैं। लेप का अर्थ लेप लेपन लिपता आलेपस्यतु नमामि स्युत्स च लेप दोषग्न विसहा वर्ण्यत्रिदावत स आद्र व्याधिहरस्यात शुष्क छविं तुष्यति। यानी लेप, आलेप, लेपन और लिप्तक। लिप्तक यानी लगना, उसको कवर करना, चिपकना, ऊपर ढकना, ये सब लेप के पर्यायवाची है। दोषग्न यानी दर्द हरना, विषहा यानी जो विष है उसको निकालता है, वर्ण यानी इनका जो वर्ण है उसको अच्छा करता है। ये लेप के 3 भेद है। गीली हो या धुली हुई वस्तु को भी एक दूसरे की चीज पर मिक्स करके लगाते हैं, जैसे कि मरहम, आवरण, टर, घाव को भरना, शरीर पर लगाने वाली वस्तु जैसे उपटन है, मरहम, ऐसे कोई भी वस्तु को दूसरी वस्तु पर चढ़ाई जाए, लिपी जाए या कवर की जाए, उसे लेप कहते हैं। इंग्लिश में उसको पेस्ट के रूप में, ऑइंटमेंट के रूप में, लोशन की तरह अलग अलग स्वरूप में इसमें यूज किया जाता है मॉडर्न तरीके से। लेप में एक या अधिक जड़ी बूटियों का ताजा शुष्क रूप में लिया जाता है और पीसकर पेस्ट भी बनाया जाता है। हम यदि पौधा का हिस्सा सूखा है तो थोड़ी मात्रा में पानी, दूध और तरल पदार्थ मिला सकते हैं और उसके पेस्ट के साथ पीस सकते हैं। लिप्तति अनेन इति लेपम, यानी बाहरी अनुप्रयोग के लिए उपयोग की जाने वाली पेस्ट के रूप में दवाइयों को लेप के रूप में जाने जाते हैं। लेप शब्द धातु से बना है, यानी संस्कृत धातु एक जिसे प्रत्यय से जोड़ा गया है, यानी जिसका उपयोग अभिषेक के लिए भी किया जाता है, वह लेप है। लेप का महत्व क्या है? तो जैसे घर में आग लगने पर पानी छिड़कने से आग बुझाने जैसे हम जाते हैं, वैसे ही मरहम यानी लेप लगाने से दर्द में आराम मिलता है। उसका उपयोग से शरीर साफ करना, सूजन से राहत मिलती है, घाव को नष्ट करता है, रोपण के लिए मरहम का उपयोग किया जाता है। स्थानीय उपचार और विष को आगे फैलने से भी रोकता है। वो स्थानीय उपचार और विष को आगे फैलने से रोकने में भी लेप की अहम भूमिका है। मुड़मार, सिरसोत है, फ्रैक्चर, व्रण पड़ना, गांठ होना, दर्द इत्यादि रोगों में लेप लगाने की परंपरा सदियों से हम लोग जानते हैं और उसका उपयोग भी करते हैं। आयुर्वेद के औषध व्यवस्था विशाल, अलग अलग रीत से आयुर्वेद में औषधों की योजना बनाई गई है, जैसे कि अवले की तरह रस रसायन, चूर्ण, गुटिका, प्रीत, तेल, आसव, अरिष्ट, वाह, भस्म, मलम, अंजन, धूम्रपान, आम, अनेक रूप से औषधि की योजना की गई है। अलग रोगों में लेप की अलग अलग बताए गए हैं। उसका अभ्यास भी आयुर्वेद के अनुसार उसका अभ्यास आयुर्वेद के
गौरवशाली इतिहास की अनुभूति हमें होती है, वैसा हमें हमेशा अनुभव होता है कि आयुर्वेद में इतना अच्छा ज्ञान ऋषि मुनियों ने हमने दिया है कि अलग अलग रोगों में अलग अलग औषधि के रूप में हमें लेप की चिकित्सा के बारे में बहुत कुछ हमें बताया है और हम लोग भी उसका अच्छे से यूज करते हैं। उसके अलावा दूसरे अनेक रोगों में जैसे कि कुष्ठ है, स्वित्र है, पिंपल्स, स्वित्र, सिरासूल, आधा सीसी, फिर दाह है, हेयर लॉस में, गंजापन में, उंदरी है, डैंड्रफ, ब्लैक त्वचा हो गई हो, व्रण हो, इचिंग हो, एक्जिमा, फाइलेरिया जैसा है, स्तन के कोई ग्रंथि हुई हो, त्वचा की शुष्कता हो, ऐसे कई सब रोगों इत्यादि में भी हम अच्छी तरह से उसका उपयोग करते हैं। मूक लेप में उल्लेखनीय रूप से रक्त परिसरण को बढ़ाता है और खराब दोषों को शांत करता है और त्वचा में निखार भी लाता है। साथ ही ये दोषों सब दूषित दोषों को भी समान करते हैं। त्वचा को अधिक खराब होने में भी लेप की चिकित्सा बहुत ही उपयोगी रहती है। उपरांत हेयर ग्रो में लॉन्ग हेयर के लिए, ब्लैक हेयर, अनवांटेड हेयर को निकालने के लिए भी भिन्न भिन्न प्रकार के लेप हमें बताए गए हैं। लेपन की क्रिया का संबंध खास करके त्वचा के साथ है। त्वचा के 7 लेयर है। 7 लेयर कफ के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। त्वचा में फिर पित्त भी, राजक पित्त का त्वचा में पित्त भी है तो राजक पित्त से जाना जाता है। त्वचा का वर्ण तथा उससे संबंधित दूसरे विकारों, राजक पित्त दूषित होने के कारण होते हैं। इसमें कंडू अपवाद रूप है क्योंकि कंडू में पित्त नहीं होता है। कंडू में कफ दोष कारणभूत जवाबदार माना जाता है, इसीलिए वहाँ कंडू के अंदर पित्त का समावेश नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि कफ दोष अधिक माना जाता है उसमें। त्वचा रोग में सारंगधर संहिता में स्वित्र, योनि द्रवन, आंख के आसपास होने वाले रोग, सिरपित्त का समावेश किया गया है। वायु के रोग, गलगंड, अर्बुद जैसे रोगों का लेप चिकित्सा में समावेश किया है। सारंगधर संहिता में काल सर्प का भी उपयोग आंखों के रोगों में उपयोगी बताया गया है, किंतु कठिन है वो चिकित्सा करने में। कई रोगों में वातपित्त तथा कफ के दोषों का भेद करके लेपों की चिकित्सा की गई है, क्योंकि उससे शरीर की दुर्गंधि दूर होती है और उसका अच्छे से सुगंधी द्रव्यों मिक्स करके उसका लेप किया जाता है। लेप का प्रकार देखेंगे अब। लेप का प्रकार आचार्य सुश्रुत के अनुसार प्रलेपा, प्रदेह एंड अलेपा। प्रलेप यानी यह शीत है, ठंडा लेप है जो बिना गर्म किए शीत गुण द्रव्य से तैयार किया जाता है। इसे पतली परत वाले लेप के रूप में लगाया जाता है। यह सूखा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है और पित्त दोष प्रधान त्वचा में ये लगाने के लिए होता है ज्यादातर। प्रदेह जो है, प्रदेह लेप, यह उष्ण लेप है जो उष्ण वीर्य द्रव्य और अनुप्रयुक्त गाढ़ा से तैयार किया जाता है, जो वात और श्लेष्म यानी कफ त्वक रोग में उपयोगी होती है। यह सूजन और दर्द को कम करता है। सारंगधर में 3 प्रकार के लेप बताए हैं। दोषग्न, विषमन एंड वर्ण। दोषग्न जो दोष की अशुद्धता को दूर करता है उसे दोषग्न लेप कहा जाता है और दोष के प्रकोप के कारण निम्नलिखित लक्षण प्रकट हो सकते हैं, अर्थात जैसे कि शोथ है, सूल आदि दूषित दोषों जो कम करने के लिए यह लेप उपयोगी है। उस कठोर अंगुल है। वात और कफ की खराबी, इस तरह पित्त के लिए शीतल लेप की सलाह दी जाती है। जैसे कि कांजी का जो खट्टा रस होता है उसमें साटोड़ी, देवदार, सरसों, सूंठी, सिकरू का त्वक, ये सभी कांजी का जो खट्टा रस होता है उसमें कूट के बनाया हुआ लेप सर्वांग शोथ में उपयोगी होता है। विषग्न लेप जो विष प्रभाव को समाप्त कर दे वो विषग्न लेप है। दोष की विकृति या स्थावर या जंगम विष औषधि के
औषधि के कारण हो सकती है, ऐसे विष के प्रभाव दबाने के लिए लेप का ये प्रयोग किया जाता है, इसीलिए उसे विषग्न लेप कहा जाता है। इसकी मोटाई 1/3 अंगुल है। विषग्न लेप प्रकृति में शीतल लेप कहा जाता है। जैसे कि बकरी का दूध में तिल को घूट के भैंस के मक्खन में मिक्स करके बनाया हुआ लेप, अथवा काली मिट्टी का जो लेप होता है बिल्ला में आदि का उत्पन्न हुए स्रोत में बहुत ही उपयोगी माना जाता है। उसे विद्वानों विसहा लेप भी कहते हैं। वर्ण लेप जो त्वचा का रंग को बढ़ाए वह वर्ण है। लेप व्यंग पिलिका आदि कई रोगों में जो चेहरे का सामान्य रंग कांति रंग रंगत खत्म हो जाती है, उसे सुधारने के लिए प्रयोग किए जाने वाला ये लेप है, उसे वर्ण लेप कहते हैं। इसकी मोटाई 1/2 अंगुल है। वर्ण प्रयोजन के लिए शीतल लेप का उपयोग किया जाता है, जैसे कि चंदन, मजीद, लोध्र, भट, कांग, वटांकुर, मसूर है, वो सबको पानी के साथ घूंटकर अथवा कच्चा गाय का दूध एंड गुलाब जल वगैरह से बनाया हुआ लेप सरल करके लगाने से, मुख पर लगाने से मुख की कांति, त्वचा में निखार आती है। मुख दूषिका में भी बहुत ही उपयोगी माना जाता है। आचार्य चरक के अनुसार 8 प्रकार बताए गए हैं। उसमें कथिव्यकारा प्रलेप, मर्दरकाल प्रलेप, रोपना प्रलेप, शोधन प्रलेप, त्वक आशंकार लेप, श्रावण्यकर लेप, वर्णाकार लेप एंड रोग संचालन लेप। यानी काठ्यकार प्रलेप जो है वो व्रण शैथिल्यता और सुकुमार में उपयोगी किया जाता है और प्रसादन की संपत्ति भी है। मर्दवकार जो लेप है वो उसका उपयोग सरुजा कठिन जो रहता है व्रण उसमें यूज ज्यादातर करते हैं। रोपण प्रलेप जो है उसका उपयोग फटी हुई जो त्वचा रहती है उसका बंधन के रूप में किया जाता है। शोधन प्रलेप जो है वो त्वक शुद्धिकर के लिए उपयोगी माना जाता है। एंड त्वक कार्यकर लेप जो है वो व्रण के कारण त्वचा का रंग खराब हो जाता है, वृषकर्मा के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है। सार्वणिकरण लेप, इसका लेप का रंग और रंगत निखारने के लिए किया जाता है। वर्णाकार लेप जो स्वस्थ वर्ण से त्वचा का सामान्य रंग पाने के लिए इस लेप का उपयोग किया जाता है। रोम संचालन लेप, रोमों का गजन के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये व्रण द्वारा नष्ट हो गया हो उसके लिए ये उपयोगी है। दूसरा हम देखेंगे सारंगधर आचार्य वाग्भट के अनुसार 10 प्रकार के लेप बताए गए हैं, जैसे कि स्नेही, निर्वाण, प्रसादन, स्तंभन, विलायन, पचना, पीड़ाना, शोधन, शोषणा, सर्वाणिका। इसमें स्नेही का लेप तेल लगाना या चिकनाई होना यह वात दोष के लिए है और उससे तैयार किया गया है। स्निग्ध द्रव्य या द्रव्य के साथ अधिक वसा मिलाया जाती है। एंड निर्वाण लेप जो है वो अग्नि और क्षर तंत्र का कारण होने वाली पित्त दोष और विष शोथ चलन के लिए ये उपयोगी है। इसे शीत द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। एंड प्रसादन लेप, यह निर्वाण लेप के समान है और उसका उद्देश्य शरीर को शुद्ध करना है। अंदर में जो दूषित खून जो है उसको शुद्ध करना होता है उससे। एंड स्तंभन लेप, रक्त स्तंभन की निर्वाण लेप संपत्ति के अलावा रक्त प्रवृत्ति को स्तंभन करता है। ये विलयन लेप वो श्लेष्म मृदु स्थापित शोध, पका हुआ शोध उसमें किया जाता है। पाचन लेप, यह रुक्ष और उष्ण द्रव्य का उपयोग करके अपक्व जो शोध होता है उसको पाचन करता है। पीड़ाना लेप जो है वो रुक्ष पिच्छिल द्रव्य के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म वर्ग में उपयोगी किया जाता है। शोधन लेप जो है वो अशुद्ध वर्ण में दर्शाया गया है जहां शोधन द्रव्य का उपयोग किया जाता है। रोपण लेप,
नाम से ही पता चलता है हमें, उसका उपयोग शुद्ध वर्ण के रोपण के लिए किया जाता है। सरवणीकरण लेप यह अल्सर ठीक होने के त्वचा का सामान्य रंग वापस लाने के लिए किया जाता है। लेप का आवेदन के दौरान सामान्य नियम का पालन कैसे किया जाता है? तो पहले लेप को हमेशा बालों के रोमों की विपरीत दिशा में हमें लगाना चाहिए। सूखने के बाद लेपों को यथास्थान नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे ही सूख जाए उसे तुरंत नहीं हटाना चाहिए। जबकि लेपा गीला हो और वह गीला हो तब तक वह बीमारी को ठीक करने में मदद करता है, मगर जैसे वो सूख जाए वो अपनी शक्ति खो देता है और त्वचा में ड्राइनेस आ जाती है और कभी सूजन भी हो सकती है। प्रलेप को छोड़कर इसे व्रण स्रोत में पीड़ना क्रिया के लिपने के बाद भी लेप रखा जाता है। लेपा को ताजा ही तैयार किया जाना चाहिए, केवल एक बार ही उपयोग किया जाना चाहिए। पिछला लेप फिर से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसका जो फिर से लगाने से उसकी जो गुण है वो इतना हमें दिखाई नहीं देता है और जल्दी से हमें उसका हीलिंग भी नहीं दिखता। इसीलिए फ्रेश ही हमें लेप करना चाहिए। लेपों को रात के समय बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए और सूखने के बाद वो लेप रखना भी नहीं चाहिए। फिर भी जैसे वुडन जैसे मोटा लेप किया जाता है तो वो सुखाने के उसके अंदर सुखा देना चाहिए, क्योंकि रोम के छिद्र के मुख में जो गर्मी है वो रात के अंधेरे के अंदर ढकने के कारण लेप के बिना भी बाहर चली जाती है। तो फिर भी ऊपर गर्मी, उसके ऊपर जो गर्मी रात्रि में जो रोम छिद्र में है वो रुक जाती है। इसीलिए हमें रात के अंदर हमें कभी भी लेप रखना नहीं चाहिए। लेपों को कपड़े से ढककर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे पसीना रुक जाता है जो आगे चलकर पीड़ी का भी हो सकता है, कभी कंडू भी दिखाई देता है, आदि जटिलताओं की ओर ले जाता है। इसीलिए हमें ढककर भी नहीं रखना चाहिए। और कभी ऐसा देखा भी जाता है कि कभी जो हुआ है उससे भी बढ़ जाता है गर्मी के वजह से या पसीना होने के कारण। इसीलिए हमें कभी भी ढककर भी नहीं रखना चाहिए। लेप नहीं तो बहुत स्निग्ध होना चाहिए, नहीं तो बहुत रुक्ष भी नहीं होना चाहिए, या बहुत ठोस भी नहीं होना चाहिए, या नहीं तो तरल भी बहुत होना चाहिए। मध्यम और स्थिर का ही होना चाहिए। जितना हमें जरूरत है उस हिसाब के रोगों के हिसाब से हमें लेप का सोच के हमें लेप करना चाहिए। उसमें हृदय की मोटाई भैंस की गीली त्वचा के समान या अंगुला के 1/3 भाग के बराबर होनी चाहिए। रात्रि लेप को शोक, वात और श्लेष्मा क्षत, रक्तज विकार और जो अति गंभीर संबंधित व्रण जो है दर्शाया गया है, यदि पित्त शोथ में वात पित्त लक्षण मौजूद हो तो सत्व का घृत का प्रयोग करने की सलाह दी गई है। लेप का पूर्व कर्म की तैयारी हम कैसे करेंगे? तो गीले रूप में जो दवा को पेस्ट के रूप में तैयार करने के लिए कुचल दिया जाता है पहले। यह औषधि सूखी अवस्था में हो तो उन्हें आवश्यकता की मात्रा में उसके अंदर तरल पदार्थ मिलाकर पेस्ट में बदल देना चाहिए और इस लेप को बाहरी तौर पर लगाया जाना चाहिए और उसे लेपा के नाम से जाना जाता है। सभी सामग्रियों को लिया गया और फिर अच्छे से धोना चाहिए और उसके बाद अच्छे से साफ सुथरे कपड़े से साफ करके उसके बाद खल्व यंत्र के सभी जो अपनी औषधियों है उसको यवकुट रूप में पीस लिया जाता है। इसके बाद यवकुट को बारीक चूर्ण में बदलकर पाउडर फॉर्म में बना देना चाहिए। उसके बाद उसके अंदर तरल पदार्थ जैसे कि घी है, पानी, दूध, मध या कोई भी जूस, आप जैसे कभी आंवले का जूस भी हम डालते हैं, उस टाइप का कुछ भी चिकना बनाने के लिए तरल द्रव्य का पेस्ट बनाने के लिए हमें उपयोग किया जाना चाहिए। ऋतुस्तनाई का अभ्यंग किया जाता है। उसके बाद बाष्प, श्वेत और लेप लगाया जाता है, लेकिन कुछ मामलों में अभ्यंग से बचना चाहिए और सीधे लेप ही लगाना चाहिए। उसके बाद पश्चात कर्म में लेप का प्रक्षालन उष्ण जल के साथ ही किया जाता है और यदि
कोई प्रतिकूल प्रभाव हो तो अवलोकन और परीक्षण करने के बाद ही वो लेप को निकालने की अनुमति देना चाहिए। और मरीज को उसके बारे में मरीज को भी हमें पहले से सावधान करके बोलना चाहिए। उसको आराम करने की सलाह भी दी जानी चाहिए। लेपों को बालों के रोम के ऊपर विपरीत दिशा में लगाने चाहिए। इससे यह अच्छे से चिपक जाए और बालों की जड़ों में समा जाता है। लेप को पूरी तरह से सूखने का इंतजार नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो सूजन भी हो सकती है। और उष्ण कला में सुखदायक प्रभाव के लिए लेप का प्रयोग किया जाता है। और वीर्य में लेप औषधि प्रयोग परम सुगंधी और शीत का प्रयोग किया जाना चाहिए। वे शीतकाल में लेप का उष्ण का निर्माण कर रही है और यह वातकफनाशक है। इसीलिए शीतकाल में उष्ण लेप का प्रयोग ज्यादातर हमें करना चाहिए। वाग्भट के अनुसार ऋतु के अनुसार अलग अलग औषधियों का प्रयोग किया जाता है। उसको जैसे कि हेमंत ऋतु में मूल मंजा यानी बेर का बीज, वृषण मूल यानी अरडूसी बासा मूल, रुद्र सरसपा यानी सफेद सरसव, शिशिर के अंदर सी मूला यानी बोरिंगणी मूल, तिल कृष्णा यानी पीपर, दारवी यानी दारूवल्दी, यव यानी जव का जो जव को भिगो के जो ऊपर का छिलका निकाल के वो लेके लेप करना चाहिए। वसंत ऋतु में गर्भमूल, पद्मकाश, उसीर यानी बाड़ो, सिरिसा, हिमा सौंफ, चावल उसका प्रयोग करना चाहिए। ग्रीष्मा में कुमुदा यानी पोयना, उत्पल यानी काला जो कमल है, कल्हारा, उर्वी, धरो, उदुका, चंदन, ये सबको मिला के लेप करना चाहिए। वर्षा ऋतु में कालिया का, तिल, उसीर, मामसी यानी जटामानसी, तगर, पद्मका यानी आसाना, उस वैसे औषधिकों का प्रयोग करना चाहिए। शरद ऋतु में कलिसा यानी तालिस पत्र, इंद्रा, श्वेत कमल, यष्टि मधु, अगरू वगैरह का शरद ऋतु में यूज करना चाहिए। भाव प्रकाश के अनुसार भाव प्रकाश ने ऋतु के अनुसार जैसे कि ठंडी ऋतु जो है उसमें केसर, चंदन, लेक अगर ये तीनों को मिक्स करके लेपन करना, क्योंकि ये गर्म है, वायु और कफ को भी समन करता है। ग्रीष्म ऋतु में लेपन के लिए कपूर, उसीर, चंदन मिश्र करके अत्यंत शीतल द्रव्यों लेके ग्रीष्म में अच्छा काम करती है। वर्षा में लेपन कस्तूरी थी मिक्स करके करे, चंदन एंड येलो केसर गर्मी भी है नहीं और शीतल नहीं है, इसलिए वर्षा ऋतु में अच्छा इसका उपयोग किया जाता है। शोध की चिकित्सा में दोषानुसार लेप भाव प्रकाश में वायु के शोध पर प्रदे, बिचौरा के फूल, जटामानसी, देवदारू, सूंठी, रासना, अरेणिका प्रदे वायु का शोध को ठीक करता है। पित्त शोथ में यष्टि मधु, चंदन, रत्नकमल मूल, पद्मकाष्ठ, उसीर, कमल का प्रलेप पित्त के शोथ को ठीक करता है। अब शोथ में पीपर, पुराना तिल का खोल, सिकरू की छाल, मिश्री, हरडे को गोमूत्र में कूटकर थोड़ा गर्म प्रदेक लगाने से कफ शोथ में लाभ होता है। लेपन से क्या फायदा होता है? तो लेपन निम्नलिखित बीमारियों में बहुत ही फायदा करता है, जैसे कि पालित्य, खालित्य, बरली, जूरिया, व्रिंकल यानी तिमिर, नीलिका, जलन होना, खुजली, दर्द में राहत मिलती है। लेपन से तरस, मूर्छा, दुर्गंध युक्त पसीना, जलन, त्वचा के अंदर तेज आता है, वर्ण खिलता है, प्रीति होती है, उत्साह होती है, बल बढ़ता है, रक्त प्रसादन का काम करता है। लेप इसे नहीं करना चाहिए। जो इंसान को पीनस है, वो अजीर्ण हो, अनुग्रह हो,
एनोरेक्सिया हो, अरोचक, दंतनस्य जिन्हें नाक की दवाई ली है, लॉस ऑफ स्लीप हो, जागरण किया है, निद्रा की हानि है, स्नान के लिए वर्जित व्यक्ति पर भी विचार करना चाहिए। लेप के लिए आरोग्य के रूप में जैसे कि फीवर हो, वैसे रोग से पीड़ित हो, उसे भी लेप नहीं करना चाहिए। अतिसार, नेत्र रोग, कर्ण विकार, वात विकार, विषाक्तता, आदमान वगैरह में अयोग्य माना गया है। लेप लगाने के बाद क्या अवॉइड करना चाहिए? दीवा स्वाप, अति भाषण नहीं करना चाहिए। अग्नि आतप सेवन, अग्नि यानी अग्नि के पास नहीं बैठना चाहिए। सूर्य प्रकाश के संपर्क में नहीं आना चाहिए। शोक नहीं करना चाहिए। भय, क्रोध आदि वगैरह का त्याग करना चाहिए। लेप करने की सामान्य विधि, तो लेप को शुष्क और गीली दोनों औषधियों से तैयार किया जा सकता है। वस्त्र गलित चूर्ण प्राप्त करने के लिए सूखी औषधियों की सरल यंत्र से अलग अलग चूर्ण किया जाता है। एक बर्तन में अलग अलग औषधियों का समान मात्रा में लिया जाता है। लेप रूप प्राप्त करने के लिए पानी, गाय का घी, गोमूत्र, शहद, तेल, स्वरस, कसाय आदि जैसे कुछ तरल माध्यमों के साथ मिलाया जाता है। इस पेस्ट को त्वचा पर लगाया जाता है। पीड़ना, यह लेप को सुखाना है। सूखने पर पक्वस को दबाता है और इस प्रकार पस को बाहर में मदद करता है। कालका, लेप जिसका उपयोग खुले घाव में किया जाता है उसे कालका या नींबू लेप कहा जाता है। उपना, उपना का अर्थ है बंधन। बंधन औषधियों का जो पीस कर पेस्ट बनाकर पुलटिस बनाया जाता है और स्वेदन के लिए उपयोग किया जाता है, उसे उपना कहते हैं। लेप की परिभाषा क्या है? तो लेप से त्वचा में जलन या संवेदनशीलता उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, नहीं इससे घाव भरने की देरी होनी चाहिए। यह चिपकना, निष्क्रिय, गंधहीन, शारीरिक और रासायनिक रूप से स्थिर और त्वचा और सम्मिलित औषधियों के अनुकूल होना चाहिए। सामग्री का अनुपात ऐसा होना चाहिए कि लेपा सुविधाजनक उपयोग के लिए बहुत ही नरम या बहुत कठोर भी नहीं होना चाहिए। स्थिरता ऐसी होनी चाहिए कि तनाव पड़ने पर लेपा फैल नहीं जाए और नरम हो जाए। कुष्ठ रोग के उपचार में अगध योग यानी विषग्न योग का महत्व चरक संहिता में बताया गया है। जब त्वचा का घाव पथरीला, कठोर, स्थिर, पूरा न हो तो विषग्न योग का उपयोग लेप के साथ लेप के बल के रूप के लेप के रूप में किया जाता है, जैसे कि अंजना एन और नासिया। सुश्रुत के अनुसार जब लेप का प्रयोग किया जाता है तो स्नेह द्रव्यों को जोड़ना चाहिए। स्नेह का योग सम्मिलित दोष पर निर्भर करता है और उसमें स्नेह का प्रमाण चरक संहिता में बताया गया है, सूत्र संहिता में बताया गया है, सॉरी। जैसे कि वातज शोथ में लेप का 1/4 भाग होता है। पित्त शोथ में लेप का 1/6वां भाग होता है। कफ शोथ में लेप का 1/8वां भाग होता है। और लेप की मोटाई कितनी होनी चाहिए? तो आचार्य सुश्रुत ने निर्देश किया है कि लेप की मोटाई आद्रामयी चर्म यानी भैंस की गीली त्वचा के बराबर होनी चाहिए। यह लगभग 4 मिलीमीटर है। इससे 4 मिलीमीटर से कम मोटाई वाले लोगों को पतला लेप माना जाना चाहिए और इससे अधिक मोटाई वाले लेप को मोटा लेप कहा जाता है। जब आचार्य चरक स्पष्ट कहते हैं कि जब किसी औषधि में रूबेफेसियन क्रिया अपेक्षित हो तो उसे सामान्य रूप से लागू किया जाना चाहिए। त्वचा के ऊपर मोटा होना, हालांकि जब नरम और सुखदायक प्रभाव उत्पन्न करना हो तो दवाओं को त्वचा पर समान रूप से पतला लेयर लगाना चाहिए। वास्तव में यह तदन आवश्यकता अनुसार किसी दवा के रूप में के तरीके में व्याख्या करता है कि न कि उल्लेखित दवाओं के गुणों की। शीर्षा का नेटवर्क त्वचा के नीचे बनाया जाता है और उसके छिद्र जो रहते हैं बालों के रोम के जुड़े हुए होते हैं, तो पसीना को ले जाते हैं और रस का जो अंदर और बाहर भरते हैं। केवल अभ्यंग स्नान और लेप के जो द्रव्य है वो वीर्य त्वचा में परिवर्तित होकर बाद में शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं।
स्वेदम अभिवाहन्ति रसमय तर्पयन्ति अंत बहिर्यत, यानी जो लेप की जो लेपा एक पॉलिक्रिएशन जो है, जो आपकी त्वचा की बाहर की परत जो है मृत त्वचा कोशिका को हटाने की प्रक्रिया, वो के दौरान रगड़ने का कारण त्वचा का तापमान बढ़ जाता है, जो सामायिक फॉर्मुलेशन में दवा के हाइलोसेबेसियस जो अपनी सेबेसियस ग्लैंड रहती है अवशोषण और त्वचा के प्रवेश को तेज कर सकता है। त्वचा के माध्यम से अवशोषित होने के लिए एक रसायन वो एपिडर्मिस ग्रंथियों का या बालों के रोम से गुजरना होगा। पसीने की ग्रंथियां और बालों को रोम त्वचा की कुल सतह लगभग 0.1 से 1.0% बनाते हैं। यदि थोड़ी मात्रा में रसायन ग्रंथियों या बालों के रोम के माध्यम से शरीर में तेजी से प्रवेश कर सकती है, लेकिन ये मुख्य रूप से एपिडर्मिस के माध्यम से अवशोषित होते हैं। रसायन को त्वचा में प्रवेश करने से पहले एपिडर्मिस की केशिका परतों से गुजरना होगा, जहां रक्त प्रवाह या लसिका में प्रवेश कर सकते हैं और शरीर के अन्य क्षेत्रों में फैल सकते हैं। स्ट्रेटम कॉर्निया एपिडर्मिस की सबसे बाहरी परत है और एक एजेंट के अवशोषण में दर सीमित बाधा है। स्ट्रेटम कॉर्नियम के माध्यम से और व्यावहारिक एपिडर्मिस और डर्मिस अणुओं में प्रवेश करने के बाद सूत्रीकरण रक्त और लसिका परिसरण द्वारा इसे हटाने से पहले ही स्पेक्ट्रम के माध्यम से अपनी विशिष्ट औषधि या प्रतिक्रिया के उत्पन्न करता है। इस प्रकार प्रारंभिक चरण में विषाक्त पदार्थों को हटाने से यह असर करने में मदद मिलती है। विषाक्त लेपा का उपयोग के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। यह पुष्टि हो जाने के बाद कि व्यक्ति को जहर दिया जाए, तभी इन अगदो लेपों का उपयोग करना चाहिए। यदि विषाक्त लेप का प्रयोग विष हम लोगों में किया जाए तो यह रोगी दुष्प्रभावी डाल सकता है और रोगी के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए जब दवा का उपयोग करना हो तो सभी सावधानियों का सख्ती से पालन करना चाहिए। जहर के उपचार में विभिन्न अगाड़ा का उपयोग किया जाता है, जैसे अपने आचार्यों ने अध्ययनों में दर्शाया गया है। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार लेप की क्रिया पद्धति कैसे है, तो ट्रांसडर्मल ये वहिवट का एक मार्ग है जहाँ सक्रिय घटक समग्र त्वचा के अंदर सामान्य परिभ्रमण होकर पहुंचता है। त्वचा की लेयर के संपर्क में आने वाला ड्रग परमाणु 3 संभावित मार्गों द्वारा प्रवेश कर सकते हैं। हेयर फॉलिकल और सेबेसियस ग्लैंड द्वारा अपनी सीधा स्ट्रेटम कॉर्नियम द्वारा श्वेत नलिया द्वारा वहाँ 2 मुख्य मार्ग हैं, जिसके माध्यम से दवाओं प्रणालीगत परिसंचरण तक पहुंच सकती है। एक अधिक सीधा मार्ग ट्रांससेल्युलर मार्ग के रूप में आता है। इस मार्ग से दवाई फास्फोलिपिड झिल्ली और स्ट्रेटम कॉर्नियम बनाने वाले मृत केरोटिनोसाइट के साइटोप्लाज्मा दोनों के माध्यम से सीधा त्वचा को पार करती है। यद्यपि सबसे कम दूरी का मार्ग, लेकिन दवाओं का प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दवाओं को प्रत्येक कोशिका की लिपोफिलिक झिल्ली को पार करना होगा। फिर केराटिन युक्त हाइड्रोफिलिक सेल्युलर सामग्री को और फिर कोशिका को फॉस्फोलिपिड बाइलियर को एक बार और पार करना होगा। स्ट्रेटम कॉर्नियम की पूरी मोटाई को पार करने के लिए चरणों की यह श्रृंखला कई बार दोहराई जाती है। त्वचा के माध्यम से एक अधिक सामान्य मार्ग इंट्रासेल्युलर मार्ग है। इस मार्ग से त्वचा को पार करने वाली दवाओं को त्वचा कोशिकाओं के बीच में छोटे स्थानों में से गुजरना पड़ता है, जिससे यह मार्ग अधिक जोखिम भरा हुआ होता है। यद्यपि स्ट्रेटोकॉर्नियम की मोटाई केवल 20 माइक्रोन त्वचा को पार करने वाले अधिकांश अणुओं को वास्तविक प्रसर पर 400 माइक्रोन के क्रम पर है। अणुओं को प्रवेश करके वास्तविक मार्ग से 10 गुना वृद्धि से दवा में प्रवेश की दर बहुत कम हो जाती है।
फॉलिकुलर सन ध्रुवीय अणुओं को स्वर अवस्था में प्रवेश और ध्रुवीय अणुओं को आयनों के प्रवाह के लिए जिम्मेदार, जिन्हें बरकरार स्पेक्ट्रम कॉर्नियम में फैलने में कठिनाई होता है। सामायिक औषधियाँ। सामायिक दवा एक ऐसी दवा है जिससे किसी नियम के विपरीत शरीर या शरीर के किसी विशिष्ट भाग पर लगाया जाता है। टॉपिकल शब्द ग्रीक टॉपिकोस एक जगह से आया है। इसका मतलब अक्सर लेमस के कारण होने वाली बीमारियों के लिए त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली जैसी शरीर को सतहों का इलाज करना होता है। जेल, लोशन, मलहम, ये सामायिक दवाओं एपिक्यूटेनियस होती है, जिसका अर्थ है कि उन्हें सीधे त्वचा पर लगाया जाता है। सामायिक दवाओं को सांस के जरिए लिया जाता है, जैसे कि अस्थमा की दवाई को त्वचा के अलावा अन्य ऊतकों सतहों पर भी लगाया जाता है, जैसे आंखों की बूंदे, स्प्रे, मौखिक ब्रोंकियल बूंदे, प्रशासन का मार्ग के रूप में दांतों पर, शीर्ष पर लगाया जा सकता है। सामायिक दवाएं के अंदर पाचन तंत्र और इंट्रावस्कुलर इंट्रावेनस में भी यूज किया जाता है। फार्माकोडायनामिक अर्थ में एक स्थानीय प्रभाव प्रणालीगत प्रभाव के बजाय किसी दवा के लक्ष्य को संदर्भित कर सकता है। हालांकि कई स्थानीय रूप से दी जाने वाली दवाओं का प्रणालीगत प्रभाव होता है, क्योंकि उनको द्वारा अवशोधित होने के बाद परिसंचरण में पहुंचाती है। सामायिक दवाएं जो है कई अन्य प्रकार की दवाओं में उसके मायने में भी भिन्न होती है कि उनके गलत उपयोग से रोगी का दवा प्रशासक के कुछ जटिलताएं पैदा भी हो सकती है। कुछ हाइड्रोफोबिक रसायन जैसे कि स्टेरॉइड है, हार्मोन क्रीम, जेल है, लोशन के रूप में त्वचा पर लगाने के बाद शरीर में अवशोषित हो सकता है। पेट जन्म नियंत्रण, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और मोशन सिकनेस की रोकथाम के लिए कुछ दवाएं देने में लोकप्रिय साधन बन गए। एक एंटीबायोटिक का उदाहरण जैसे शीर्ष पर लगाया जा सकता है वह क्लोरोफेनिकोल है। अभी मैं आपको अलग अलग लेप का हम कैसे रोगों के अनुसार हम कैसे यूज करते हैं वो मैं पहले बताऊंगी। उसमें पहले शास्त्रोक्त मैं बाद में बताऊंगी। घरेलू जो उपचार में हम लेप को कैसे यूज करते हैं वो पहले बताऊंगी। कुष्ठ के अंदर हम पथ्या, करंज, सिंधव का लेप यूज करते हैं। मुख कोशिका में त्वचा, लोद्र, सिंधव, अर्जुन की छाल का लेप करते हैं। शोध के अंदर सीरीज, यष्टि मधु, एला, हरिद्रा, हसी का उपयोग करते हैं। व्यंग के अंदर अर्जुन छाल, मंजिष्ठा, नवनीत साथ में डालकर यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है। इसके अलावा करेला जो है वो भी लेप बहुत ही अच्छा यूज होता है। करेला को पीस कर गर्म करके गठिया पर जो सूजन होता है उसमें करेला और राई का तेल, वो दोनों, राई का तेल को पहले मसाज करो, उसके बाद करेला पीस कर उस पर गर्म करके उसका लेप लगाना चाहिए। सूखे करेला पीस कर सिरका में मिक्स करके गर्म करके लेप करना चाहिए। इससे गले की सूजन में भी फायदा होता है। अजवाइन बिच्छू के दंत में यूज करता है। 20 ग्राम अजवाइन लो, उसके अंदर 25 ग्राम दही मिक्स करके मुंह का लेप करने में अच्छा फायदा होता है। अदरक तो हम लोग सभी जानते हैं कि कुछ भी होता है तो पहले सिर दर्द में हम सूंठी का उपयोग पहले करेंगे। तो सूंठी और पानी को मिक्स करके पेस्ट बनाने के ठंडा भी लेप कर सकते हैं, हल्का गर्म करके भी हम सिरप में यूज कर सकते हैं। सूंठी और हींग वो पेट दर्द में भी बहुत ही अच्छा फायदा करता है। सौंठ पानी में पीस करके उष्ण करके यकृत के स्थान पर लगाने में भी फायदा होता है। थोड़ा पेन जो रहता है उसमें फायदा करता है। आमचूर और लहसुन वो मिक्स करके
बिच्छू का जो दर्द होता है उसमें वो लेप करने से अच्छा फायदा होता है। शीतकाल में पेट पेट की जो फटता है उसमें आम की जो गुठली है उसका पेस्ट बना के उसके अंदर जातियारी का तेल भी मिक्स करके भी लगा सकते हो। इलायची, बड़ी इलायची की जो छिलके होते हैं उसको ताजा पानी में मिक्स करके सिर दर्द में भी अच्छा रिजल्ट करता है। इमली, इमली का बीज का जो गिरी है उसको पीस कर आँख की जो गुहेरी है उस पर लगाने में फायदा करता है। इमली के बीज और काला जीरा वो दोनों का पानी में घोल के लेप किया जाए कुष्ठ रोग में, उसमें अच्छा रिजल्ट देता है। इमली की छाल और दही का लेप करने से मसा पर जो पेन रहता है उसमें अच्छा रिजल्ट देता है। कलौंजी, कलौंजी को जलाकर मोम में मिला दो और वो दोनों को सिर पर रखने से भी फायदा होता है सिर दर्द में। कलौंजी और सिरका दोनों मस्से के अंदर लगाने से फायदा होता है। कलौंजी और जलाकर जो मोम का बोला वो हेयर ग्रो में भी अच्छा काम करता है। कलौंजी और जीरा का लेप वो पित्तजन्य जो दर्द रहता है उसमें भी फायदा करता है। कलौंजी और सिरका जो लेप है वो मुहासे में भी बहुत ही अच्छा काम करता है। काली मिर्च, 20 ग्राम काली मिर्च लो और उसमें गुलाब जल मिक्स कर दो तो मुहासे यानी और झुर्रियाँ जो रहती है उसमें भी अच्छा फायदा करता है। जीरा, ज्वर की जो गर्मी होठों पर जो फुंसियाँ निकलती है उसमें जीरा का लेप बहुत ही अच्छा फायदा करता है। सफेद एंड काला जीरा, काला तिल, सरसों कम भाग में लेकर गाय के दूध में पीस कर लेप या उपटन मुख की झाइयाँ या काली मत दूर करता है। केसर, केसर बादाम गिरी, केसर एंड बादाम गिरी वो पानी या कच्चा दूध में मिक्स करके लगाने से स्किन रिलेटेड जो भी अपने फेस के ऊपर हम यूज करते हैं उसमें बहुत ही अच्छा फायदा करता है। जायफल, जायफल और दूध मुंह पर जो काले धब्बे होते हैं उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। धनिया, धनिया का अर्क भुंजा और सफेद जो तिल रहता है और तिल के फूल वो गंजापन दूर करता है। धनिया का पत्ता का लेप जो नाक से रक्त स्राव गिरता है उसमें बहुत ही अच्छा फायदा करता है। इवन जलन भी होता है वहां पर भी आप धनिया का लेप करो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। हरा पपीता, कच्चा पपीता जो रहता है उसमें ताजा दूध चर्म रोगों में लगाने में अच्छा फायदा करता है। जूठे रगड़ने से जो छाले पड़ जाते हैं उसमें पपीता का दूध दूध एंड पपीता जो कच्चा उसका दोनों पेस्ट मिक्स करके लगाओ तो उसमें जो जूता पहनने में जो छाले पड़ जाते हैं छोटे उसके अंदर लगाओ तो बहुत अच्छा फायदा करता है। पुदीना, पुदीना का पत्तियां बांधकर पेस्ट बनाकर लगाओ तो उसमें तीव्र जो सिर दर्द है उसमें भी फायदा करता है। पुदीना की पत्ती की लुकड़ी बना दो तो जो मूसक दस्त होता है उसमें भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। मेथी, मेथी का उपयोग आग से जलाने पर मेथी का दाना और पानी में पीस कर उसका लेप करो तो उसमें जलन में भी फायदा करेगा। मेथी और जौ का आटा वो दोनों मिक्स करके गालों की जो सूजन रहता है उसमें फायदा करता है। चिरौंजी, चिरौंजी सभी लोग पहचानते हैं अच्छे से, हम लोग यूज भी घर में करते हैं। 100 ग्राम बारीक चिरौंजी लो, 50 ग्राम कच्चा सुहागा एंड गुलाब जल ये सब खरल करके जहाँ खुजली होती है वहाँ उसको पेस्ट भी लगा सकते हो या खरल करके उस पर रगड़ कर जो जहाँ खुजली आ रही है वहाँ रगड़ कर भी आप कर सकते हो। और जहाँ ड्राई स्किन और चमकदार बनाना है वहाँ चिरौंजी और कच्चा दूध एंड सुहागा ये सबको मिक्स करके लेप करने से भी अच्छा फायदा मिलता है। गाय का दूध
चिरौंजी एंड जायफल त्वचा को मुलायम एंड झुर्रियां से भी बचाता है, पिंपल्स में भी अच्छा काम करता है। बादाम, बादाम गिरी एंड कच्चा दूध, वो हमेशा सभी लोग घर में यूज करते हैं। उसके अंदर आप चावल का आटा भी मिक्स कर सकते हो या चना आटा भी मिक्स करके लगा सकते हो। नमक, नमक हमेशा हम लोग जाते हैं हर घर में यूज करते हैं कि कहीं भी मोच आती है या कोई थोड़ा सा भी कुछ जैसा महसूस है, स्वेलिंग जैसा होता है, तो हल्दी नमक हम पहले ही यूज करते हैं। नमक और सरसों तेल मिक्स करके जहाँ रोम छिद्र की अपना स्किन में गंदगी हो उसको साफ करता है। नमक चूर्ण की पोटली बनाकर सरसों को गर्म करके धीरे धीरे पसलियों में सेक करने में बाष्पसूल में भी बहुत ही फायदा करता है। नमक इटली सर चालू रखिए, चालू रखिए। चालू रखो सर। हाँ, चाह चालू रखो। चालू। नमक और धतूरा की मूल पीस कर व्रण शोथ लगता है। नमक के पत्ते बांध दो तो फोड़ा जो पककर फूट जाएगा। नमक और बबूल की गोंद के साथ बारीक पानी मिलाकर कपड़े रखकर उसको जहाँ कंठमाला जो हम गलगन जैसा बोलते हैं उसमें भी फायदा करता है। नारियल, नारियल की जो सूखी कीरी होती है वो एक भाग लो, हल्दी चौथाई भाग, दोनों को बारीक कूट कर बांध लो और हल्के गरम करके चोट पर सूजन जहाँ हो वहां बांधने से फायदा होता है। नींबू, नींबू का स्वरस और टिपला वो डेंड्रफ में बहुत ही अच्छा फायदा करता है। नींबू स्वरस और आंवला वो भी बहुत ही मुलायम त्वचा भी बनाती है और हेयर के अंदर भी आप यूज करो, गाल पे अंदर डालो तो बहुत ही फायदा करेगा। नींबू का छिलका बारीक पीस कर लेप करने से आधा शीशी में भी फायदा होता है। नींबू का बीज सिर पर लगाने से नींबू का बीज और नींबू का स्वरस वो दोनों मिक्स करके गंजापन में भी लगाने से फायदा होता है। शंख को नींबू के स्वरस में घर्षण कर कर मुख पर लेप करो तो मुख दूषिका दूर होती है। मसूर की दाल को पीस कर कागजी और नींबू का रस होता है उसमें मिलाकर उपटन या लेप करके मुखमंडल की जो झुर्रियां रहती है उसमें फायदा करता है। नींबू का बीज पीसकर सेंधा नमक वो जो मधुमक्खी का जो दंश होता है उसमें बहुत ही फायदा करता है। राई, एरंड के पत्ते और राई का तेल दोनों को मिला के गर्म करके बांधने से रक्त जहाँ जमा होता है वो बिखर जाता है। दर्द वाली जगह जहाँ राई बारीक पीस लो और उसको हल्के सा गर्म करके बांधो तो जहाँ दर्द होता है वो वहाँ बहुत ही अच्छा फायदा करता है। और सन्नीपात के भ्रम में गले पर राई का लेप कर दो तो त्वचा लाल हो जाए तब तक ही सन्नीपात भ्रम जो होता है उसमें गले के ऊपर राई का लेप करो, त्वचा हल्का गर्म हो जाए तो लेप तुरंत हटा देना चाहिए। हाथ पाँव मुड़ गया हो या किसी कारण से सूजन आ गई हो या बैक पे हो रहा है, बैक के पीछे के पोर्शन में कहीं भी चोट आई हो तो उसमें एरंड तेल के ऊपर राई का तेल लगा सकते हो आप या एरंड तेल कोई भी गरम वो लगाने, नमक सीधा नमक डालो या ऊपर हल्दी छिड़क के और फिर से उसको गरम करो तो वो पत्ता सोट पे ऊपर लगा दो तो बहुत ही फायदा करता है। शरीर पर किसी जगह पर गांठ है जो ग्रंथि निकल रही है तो उसमें राई काली मिर्च चूर्ण यानी उसका लेप करो तो वृद्धि रुक जाएगी। लहसुन, रंध्रों में लहसुन का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है और लहसुन एंड शहद का भी उपयोग किया जाता है उसमें। लहसुन राड़ यानी हींग का धुआं जो गरम करके हींग बनाते ना वो
सिंपल जो हिंग है वो नहीं, हल्का सा गर्म करो, जो धुआं जैसा थोड़ा ब्लैक जैसी हो जाते ना वो, उसको व्रण वो वहाँ यूज करना चाहिए। इचिंग होता है वहाँ नहीं रखना चाहिए। प्याज प्याज गंजापन में बहुत ही फायदा करता है। प्याज के बीज का लेप करने से बहुत ही फायदा होता है। नाड़ी सूल जो रहता है उसमें प्याज को पीस कर तेल और राई के तेल में भून कर बांधने से आराम मिलता है। स्त्री स्तनों में जहाँ घाव बना हो वहाँ 100 ग्राम मीठा तेल ले लो और 15 ग्राम प्याज का नीम का पत्तों को जलाकर उसमें मोम मिला दो और उसका मलहम बनाकर स्तन के ऊपर जो घाव है उस पर लगाने से बहुत ही फायदा करता है। सफेद प्याज का रस और सरसों को तेल पकाकर सर्दी हुई हो तो उस पर नाक के ऊपर लगा दो हल्का सा, तो भी फायदा करेगा। देसी बबूल के बीज का चूर्ण बराबर मात्रा में हल्दी 2 गाना शहद डालकर अच्छी तरह मिला दो, तो वो भी सोच में बहुत ही फायदा करता है। अर्जुन की पेड़ की छाल का चूर्ण पानी के अंदर मिलाकर लगाने से भी फायदा करेगा। मैंने अभी एक पेशेंट में यूज किया था, उसमें अर्जुन का त्वक, यष्टि मधु, मज्जी, पुनर्नवा एंड गुडूची, ये सब मिलके मैंने एक पेशेंट को स्किन पर छोटे छोटे दाने निकलते उसमें लगाया था, तो उसमें बहुत ही फायदा किया था और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। 2 ग्राम इलायची एंड धनिया पत्ता को पीसकर और दूध में मिलाकर लेप बनाओ तो सूजन में आराम मिलता है। हिरण का फिर चोट जहाँ लगती है वहाँ हल्दी, चूना और सरसों का तेल मिक्स करके नमक और रेती में गरम सेक पहले करो, उसके बाद ये ऊपर लेप करो, तो उसमें बहुत ही चोट लगता है वहाँ जो रेडिस जैसा हो जाता है ना, उसमें बहुत फायदा करता है। खून बंद करने के लिए वो धनिया का पत्ता हो बताएगा ना, ठीक है। तुलसी पत्तों का स्वरस, पुष्कर मूल का चूर्ण आधा तोला गरम करके पसली पर लेप करके सर्दी से उत्पन्न हुई जो सर्दी के कारण जो दर्द होता है ना, उसमें तुलसी का पत्तों का स्वरस एंड पुष्कर मूल का चूर्ण बहुत ही काम अनुभूत करके अच्छा लाभ करता है इससे। मधु, यष्टि, दूध, तेल एंड नवनी का लेप बल्ला तक से उत्पन्न हुआ सोच में बहुत काम करता है। नवनीत, गुड़, मधु, बेर की गुठली का मिर्गी को मिलाकर मुख पर रगड़ने से मुख पर जो काले धब्बे होते हैं उस पे बहुत ही अच्छा काम करता है, उसका लेप भी बना सकते हो। आंतरिक जवर के अंदर भुना पिसा हुआ सुहा का 1 चम्मच लो, नींबू स्वरस में घोलकर लेप करने से बाल झड़ना रुक जाएगा। मुख पाक हुआ हो वहां पर 1-2 रत्ती सुहागा लो, उसके साथ मधु मिक्स कर छाले के ऊपर लगाने से फायदा करेगा। मुलेठी सोथ मुख दूषिका व्रण में अच्छा काम करता है। मुलेठी, अर्जुन त्वक, हरितकी एंड नीम, ये तीनों को पाउडर फॉर्म बना के उसका तीनों को मिक्स करके कच्चा दूध या गुलाब जल या सादा पानी यूज करके मुख लेप के लिए बहुत ही अच्छा फायदा करता है। नीम का मलहम 250 ग्राम नीम तेल लो, 125 ग्राम वैक्स लो, नीम की हरी पत्तियां का रस 1 केजी लो, नीम की जड़ की छाल का चूरा 50 ग्राम, नीम की पत्तियों की राख 25 ग्राम, जल, तेल और नीम का रस हल्की आग पर इतना पकाए कि तेल आधा या इससे भी कम रह जाए। बाद में मोम और तेल अच्छे से मिल जाए तो छाल का जो चूरा और पतिया की जो राख है वो सबको मिक्स कर दो और ये प्रत्येक घाव पर रामबाण मलहम तैयार होता है। नीम की छाल, मजीट, पीपल की छाल, नीम वृक्ष पर गिलोय सब मिलाकर लेप बनाकर सरसों का तेल मिक्स कर दो, तो ये लेप भी बहुत ही फायदा करता है। 2
घाव पर एवं जहाँ व्रण वगैरह हुआ उसमें भी अच्छा लाभ करता है। बकायन का जो पत्ता रहता है उसका रस मिला के उसकी जड़ों की छाल पीसकर लेप करने से कमर के नीचेले जोड़ों में जो दर्द और जकड़न होती है वो नष्ट होती है। नीम की पत्तियां, अनार का छाल, हरड़े की छाल, लोध्र, आम की छाल, वो सब कल 10-10 ग्राम लेके मुखमंडल की झुर्रियां और काले धब्बे दूर करती है। नीम का तेल 250 ग्राम, शुद्ध मोम और बिजोरा 50-50 ग्राम, उसको गरम करके बिजोरा को जो तेल है उसमें मिक्स करके पिघाल के मोम को फिर डाल दो। तीनों अच्छे से मिक्स हो जाए फिर रख के जहाँ नासुर नाशक मलम तैयार होता है। फिर नीम, सेम, भांगरा का रस 50-50 ग्राम, बबूल, मेहंदी के पत्ते का रस 50 ग्राम, 75 ग्राम में सरसों का तेल 500 ग्राम और 1 किलो पानी को धीमी आंच पर इतना पकाए कि पानी जल जाए। आफ्टर 25 ग्राम मोम डालकर मलम बनाकर तुरंत लगे। ये सभी फोड़ों फुंसियों सभी में बहुत ही अच्छा काम करता है। फिर आता है खरबूजा। खरबूजा की बीज का जो पेस्ट बनाता है वो गर्मी के सीजन में लू लगती है उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। पेशाब जो बंद हो गया हो उसमें नीम का फूल पानी में पीस कर पेड़ों पर लेप करने से पेशाब जो बंद हो गया है वो उसमें फायदा करता है। ये लिखा हुआ है, मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, मैंने यूज नहीं किया है मगर मुझे लगा कोई भी यूज करेगा तो शायद रिजल्ट आए तो जरूर बताना। अंजीर, मूल का त्वक, बाउची, लाक्षा, गाय का दूध, ये सब मिलाकर उबालकर प्रातः काल में मक्खन निकाल के पेट दागों के अंदर यूज होता है। मोर का अस्थि भस्म, बावची, हल्दी समान मात्रा में लेकर करेले के रस के खरल करके लगाने से श्वेत जो दाग रहते हैं उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। सत्यनाथी का पंचांग की जो 300 ग्राम लुप्ती खादी का जो कपड़ा होता है उस पे लेप लगाने से भी विचर्चिका वगैरह में फायदा करता है। वज पानी थोड़ा सा एरंड तेल मिलाकर नाभि पर लेप करने से सुख प्रसव होता है। थोड़ा अभी शास्त्रों के अनुसार थोड़ा बताऊंगी। पित्त ज्वर के अंदर पलाश, बेर, नीम के पत्ते, नींबू स्वरस, कोई भी खट्टा पदार्थ में मर्दन करके लेप करने से दाह, पित्त ज्वर में फायदा होता है। पेट सूल, उदर सूल के अंदर दारू सटक लेप, देवदार, सफेद वज, वट, सतावरी, हींग, सिद्धव, वो 6 पदार्थ खट्टे पदार्थ में खरल कर गरम करके पेट पर सहन हो इतना गरम लेप लगाने से पेट सूल आफरा में फायदा होता है। शीत ज्वर में हरी तकी, रासना एक जाति है जो नाकुली, खडू, गिलोय, उगल, वज, तगर, गंठोड़ा, सूंठी वगैरह का लेप किया जाता है। रक्तस्राव में आंवला को घी में सेककर माथा पर लेप करने से नाक से निकलता खून को रोक सकते हैं। साथ में शक्कर यानी अंगूर का पानी पीना चाहिए। सर्वसोधर में अर्क, साटोड़ी निम्नपात से सिंचन करके लेप करें। अर्क, साटोड़ी गोमूत्र पीस करके गरम लेप करें। साटोड़ी, देवदारू, सूंठी, सिकरू, सरसों को खट्टा रस में गरम करके से सर्वसोध का नाश होता है। उसमें भैंस का मक्खन, भैंस का दूध में तिल को मर्दन करके लेप करने से शोथ में
फायदा होता है, वैसा भाव प्रकाश में शोध चिकित्सा में बताया गया है। यष्टि मधु दूध तिल को मिक्स करके मक्खन के रूप में लेप करने से विलाम में के शोध में फायदा होता है। वर्धवाड़ जो बोलते हैं उस पित्त संबंधी, उसमें रतांजलि, यष्टि मधु, कमल, उसिर, नील कमल को दूध में गूंथ कर पीस कर लेप लगाने से सुसादी गण के औषधि का भी लेप कर सकते हैं उसमें। गलगंड के अंदर सरसों के बीज, सिकरू के बीज, सण बीज, अलसी, यव, मूली के बीज खट्टी तक्र में गूंथ कर मोटा लेप करने से गंडमाला, गलगंड, दारू ग्रंथि, गूगल, छुई मुई यानी लाजवंती के जो पत्ते या बीज सब मिक्स करके पानी में तरल करके उसका हल्का सा लेप करके जहाँ स्तन के ऊपर जो ग्रंथि दिखती है कभी या कोई भी जगह पे ग्रंथि निकलती है या गांठ जैसी लगती है, उसमें बहुत ही अच्छा फायदा करता है। ये मैंने खुद उपयोग किया हुआ ये अनुभूत प्रयोग है। कफ शोथ के अंदर कृष्णा यानी पीपर, पुराना या तिल का खोल, सिगरूट व रेती, सीवा उसको गौमूत्र में घुट कर खरल करके हल्का गर्म करके लेप करने से फायदा होता है। वात शोथ के अंदर सिकरू, पीपर, सेंधव, सूंठी, तर के बीज, कपासी, अलसी, तिल, हल्दी, यव, तुलसी, मूली, सुवा सबको मिक्स करके खट्टा द्रव्य में खरल करके कल्क बनाकर गरम करके कपड़े में बांधकर सोजा पर लगाने से फायदा होता है। पुनर्नवादी लेप वो सर्वसोतर लेप है, जैसे कि इसमें साटोड़ी, देवदारी, सूंठी, सिकरू, सरसों को खट्टा रस में गरम करके लेप करना चाहिए। वो सर्वरोग है लेप है। शोध पकाने के लिए सन का जो फल, मूली का बीज, सिकरू फल, तिल, सरसों, अलसी, सातवो, मत्तिका का बीज, गेहूं आदि का धान्य का मिक्स करके लेप करना चाहिए। व्रण के अंदर करंज, चित्रक, दंती, चित्रक, कनेर, भुला की चरक, ईद की चरक का लेपन करने से व्रण का भेदन होके व्रण में फायदा होता है और व्रण को चीर डालने के व्रण जो बना है उसको चीर डालने के जो दवाई बनती है उसमें अधेड़ा, क्षार वाले पदार्थ और साजिक क्षार, जव क्षार आदि क्षारों का लेप से व्रण को भेदन किया जाता है। हाथी दांत एंड पानी को घूट करके उसको सोजा के अंदर लगाने से भी उसका फायदा होता है। सोथ जो रहता है उसको दबाकर बस निकालने के लिए चिकनी औषधि की छाल तथा मूल को कूट के लगाने से सोथ दबता है और उस पर जौ, गेहूं, उड़द का आटा बांध देना है। तो वो ड्राई होके फिर भी छोड़ देना, तो व्रण ही जो वहाँ जहाँ व्रण है उसका मुंह है थोड़ा खुला छोड़ना है। उसके ऊपर जो जितनी चिकनी औषधि का जो छाल रहता है वो पहले लगाना है, उसके ऊपर फिर जौ और गेहूं का जो आटा बांध कर रखना है। तो स्रोत में से जो मस्त निकल के जो द्रवित दोष है वो सब बाहर निकल जाएगा। व्रण मास के जो जत्थों में हुआ जो व्रण जो मास के अंदर जो ज्यादा होता है ना, उसके अंदर तिल का कल्प और मध, आसन, कड़ू, लोद्र, कायफल, यष्टि मधु, मजीर, घातकी का पुष्प को कल्क करके लगाने से व्रण अच्छे से रूज आने लगता है। व्रण को रूज लाने के लिए लेप तो मध सहित सूरा, सर्व व्रण में छोटी इलायची का पान अथवा तत्तुर या काली तुलसी का पान का अलग अलग लेप दीप व्रणों को भी ठीक करता है। उदुम्बर, आसोदर, अश्वत्थ, जाम्बुन, गायफल यानी कटफल, लोद्र की छाल के चूर्ण व
ऊपर छिड़काव करने से व्रण में जल्दी से रूज आ जाता है। व्रण के अंदर जो सूल होता है उसमें जव यष्टि मधु का चूर्ण को ऑयल अथवा घी में मिक्स करके सहन हो सके इतना लेप करना चाहिए। उसमें करंज और नीम और निर्गुंडी का भी लेप करना चाहिए। जो व्रण में कृमिजन्य हो गए उसमें लहसुन लेप, नीम और हिंगू का लेप से नाश होता है। फिर जो व्रण के अंदर जो व्रण हो जाते हैं उसके बाद जो रंग उसका रंग चला जाता है, वहां धब्बे पड़ जाते हैं, तो उसके अंदर मनासील, मची, लाक्षा, हल्दी, दारू हल्दी का चूर्ण, मध या घी के साथ मिक्स करके लगाने से जो व्रण पर हुआ जो कलर है वो नेचुरल कलर वापस आ जाता है। इसमें के अंदर अधेड़ का रस के अथवा हल्दी युक्त जो क्षार है उसमें पीस के मूली के बीज का मोटा लेप करने से सीस्म ठीक होता है। चर्मदल, आम की गुठली को ताम्र के बर्तन में घिसकर सिंधव को ऐड करके लेप लगाने से चर्मदल नाश तो होता है। सेंधवादी लेप जो स्केबिस में यूज करते हैं, सेंधव, कुवाड़ियों यानी चक्रमर, सरसों, पीपर आनाल के मर्दन करके चुपड़ने से स्केबिस या पामा कंडू को ठीक करता है। इसके बाद कृतमादि लेप जो कंडू, पामा, सिद्धि में ज्यादा यूज होता है। आरकवदादि पत्र, करंज पत्र, द्रोण पुष्पी पत्र, सरसपा, राजिका, निशा, उटज, मधुका, मुस्तक, नागर, रक्तचंदन, धात्री, यवानिका, दारू, कल बनाकर सरसों के तेल में मिक्स करके लगाने से कंडू, पामा, सिद्धि में बहुत ही फायदा करता है। सभी विसर्ग के अंदर रसांग लेप का बहुत ही अच्छा लाभ होता है। दूसरा मैं एक बताऊंगी अच्छे से, और ये तुलसिका के अंदर लोद्र धान्य वचा का लेप करो, घोरचन युक्त मरीच का लेप करना चाहिए। फिर व्यंग के अंदर बटानपुर मसूर का लेप करना चाहिए। मधु युक्त मजीठ कूटकर लेप करने से व्यंग में बहुत ही फायदा होता है। जाति फल को भी पानी में घिसकर लगाने से व्यंग के अंदर बहुत फायदा होता है। मसूर का प्रलेप उसमें दूध एंड घी मिक्स करके भी लगाने से व्यंग में बहुत ही अच्छा फायदा करता है। पालित्य के अंदर लोह चूर्ण 1 तोला, आम का गर्भ 5 तोला, आंवला 2 तोला, हरी तकी 2 तोला, बरबी तकी 1 तोला कूट के लोह के पात्र में रात भर रखने से आफ्टर मॉर्निंग में ये लेप करने से बहुत ही फायदा होता है। फिर वर्ण रोपल यानी फेशियल के लिए जो लेप करते हैं उसमें पहले कच्चा दूध लो, उसमें लेमन ड्रॉप डालो, पहले स्नेहन करो, लेप करो। लेप के अंदर हल्दी, चना दाल, मसूर दाल, त्रिफला पाउडर और मुल्ता की मिट्टी वो सब मिक्स करके, जो जहाँ ऑयली स्किन है उसमें ऑयल डालो और मुल्ता की मिट्टी डालो, और जहाँ ऑयली स्किन नहीं है उसमें आप रोज का पानी वगैरह डाल सकते हो, और वो स्क्रब अपर डायरेक्शन में करने से बहुत ही फायदा होता है। वर्णग्रहण की औषधि में मुलेठी चूर्ण, संतरा की छाल 1/4 टीस्पून, गुलाब जल चूर्ण 1/2 टीस्पून, तारीवा सुगंधी कचोरा चूर्ण, चंदन, आंबा हरदर चूर्ण 3-4 चुटकी लेना है। वो वर्णग्रहण की औषधि यानी फेस के लेप में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है उसमें। चंदन, जायफल, आंबा हरदर, कच्चा दूध, गाय का दूध को पीस के लगाने से भी बहुत फायदा होता है। बस, नमस्कार सर। नमस्कार। अब थैंक यू सभी को हाँ, मुझे अच्छे से सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उषाबेन ताबाणी मैडम, जिन्होंने लेप चिकित्सा के बारे में बढ़िया जानकारी दी।
जैसे मिट्टी चिकित्सा में बहुत सी मिट्टी उपयोग होती है, जैसे कि कीटक मधुमक्खी कीटक दंश हुआ तब काली मिट्टी चिकनी काली मिट्टी का लेप लगाते हैं। गढ़गुम्बर में मैंगलोर टाइल्स જે ગુજરાતીમાં એને વિલાયતી નળિયું કહે છે, તો मैंगलोर टाइल्स को खरसट पत्थर पे पानी के साथ घिस के उसका लेप गढ़ गुम्बद पे किया जाता है। बढ़िया जानकारी मिली। अब पुरोहित साहब से विनती है समीक्षा वाचक शब्द कहें। पुरोहित साहब, पुरोहित साहब, पुरोहित साहब बोलिए। अब ठक्कर साहब से विनती है कि वो समीक्षावाचक शब्द कहे। ठक्कर साहब। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। उषा मैडम ने आज जो लेख के बारे में जो जानकारी दी, मैं एक दस से सुन रहा था। उन्होंने सारे घरेलू नुस्खे लोक भोग्य करने के लिए लगातार सभी रोगों को संभाल के बतला दिए हैं। कुछ शास्त्रीय भी बताए और विस्तार से बताए। और एक बड़ी बात अगर गौर करने जैसी जो इनके वक्तव्य में दिखी, उन्होंने मेडिकल साइंस और आयुर्वेद को जोड़ के जो अपने को ज्ञान प्रदान किया, उससे शायद इतना गौर से कोई ने ध्यान दिया नहीं दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज जो बाजारों क्रीम और वो जो काम करती है, उसके बजाय इतने सारे आयुर्वेद के ऋषि मुनियों ने जो जाए और इसका इस्तेमाल होना चालू हुए, तो काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ये बात ध्यान में रखने जैसी है। इनका वेबिनार का रिकॉर्डिंग एक बार दो बार अगर जिसको दिलचस्पी है अगर सुनेंगे, तो काफी सभी रोगों को उन्होंने पकड़ के आज ज्ञान प्रदान किया है। उषाबेन थाबानी का आभार व्यक्त करते हुए मैं विराम लेता हूँ। अस्तु। शुक्रिया। जैसे कि अभी कैलेमाइन लोशन बाज़ार में मिलता है, जो उसको खापरिया बोलते हैं, खापरिया, तो वो एक प्रकार की केमिकल है, मिट्टी है, तो वो भी लोशन या आप बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए पुरोहित साहब, समीक्षा करे। हाँ बोलो बोलो पुरोहित साहब, आवाज आवे छे? हाँ आवे से, समीक्षा करिए, समीक्षा बोलिए। हेलो, हाँ आवे से पुरोहित साहब, आपका आवाज आ रहा है, आपका आवाज सुनाई दे रहा है। रंजन सर का कुछ सवाल है, हाथ ऊपर किया। रंजन सर बोलिए। रंजन सर बोलिए। मैम को हार्दिक बधाई। इनका विवेचना आज बहुत ही सुंदर रहा, अति उपयोगी है, अति ज्ञानवर्धक है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, गिरने से अगर ऊपर मर्म में, खास करके किसी भी मर्म स्थान में चोट को एक ही माना जाता है, लेकिन जी एक पेशेंट को ऊपर मर्म में चोट आ गई है, तो उसके लिए क्या लेप लगाया जाए? अगर मैम इसको थोड़ा और क्लियर कर दें तो वर्तमान में कुछ लाभ हो जाएगा रोगी को।
ऊपर मर्म में चोट आई है सर। हेलो। जी जी शोथ है। थोड़ा सोच लिया गया जी मैम, हाँ, और तो पेन ज्यादा है। उसमें आप है ना, मैंने बताया ना वैसे एरंड पत्र को उसके ऊपर ये एरंड का ऑयल, अरे जी। अर्क पत्र के ऊपर सरसों का तेल। हाँ, सरसों का तेल या एरंड का तेल, उसको गरम करो, उस पर सेंधा नमक एंड हल्दी, वो दोनों अच्छे से स्प्रेड करके फिर से गरम करो, और गरम करने के बाद वो उसके ऊपर लगाओ तो अच्छा। और दूसरा सर मैं बताऊंगी कि कहीं हेयरलाइन ऐसा ना हो, वो आप एक बार देख लेना, क्योंकि हेयरलाइन होगा तो शायद कुछ गलत रिजल्ट ना आए, इसीलिए पहले वो देख लेना सर। बहुत अच्छा, धन्यवाद। नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए बोलिए पुरोहित साहब। अरे आपको आवाज नहीं आ रहा था? कोई एफएसएल में फोरेंसिक लेबोरेटरी में देना पड़ेगा क्या? वेबिनार शुरू होता है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। नहीं वो आपका माइक में कर रहा है सर, कोई ऐसा लगे। गुरुदेव आपकी आपकी आवाज आ रही है? बेसन के आटे में स्नान करवाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है मोबाइल को। जी जी जी, नमस्कार रंजन जी। प्रणाम सर, प्रणाम गुरुदेव। कैसे हो? बहुत अच्छे हैं, आशीर्वाद है आपका। कैसा लगा आपको वेबिनार कैसा लगा? अति उत्तम गुरुदेव। मैं तो कल से एकदम टारगेट किए हुए था कि आज ज्वाइन करूंगा। मैं मैम से पहले से मतलब इनसे परिचित भी हूँ, और इनका नाम आया था तो मैं और गदगद हो गया कि चलो अच्छा है, अच्छे बात नहीं, लगता चलो है। बहुत अच्छा हुआ आपने ध्यान दिया उससे। बहुत सारा छोड़ दिया है क्योंकि टाइम की पाबंदी है, नहीं तो अभी तो बहुत कुछ है। जी जी लेकिन नहीं नेक्स्ट टाइम रखेंगे ना मैडम आपका। पार्ट 2 रख देंगे ना, बाकी है वो पार्ट 2, क्योंकि हेयर और 2, 3 साबानी जी। हेलो। हाँ सर, इसको भी इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी। पार्ट 2 पार्ट 3 होवे तो कोई इसमें दिक्कत तो है ही नहीं ना। ये बात सही। आप पहले लास्ट में जो आप बोल रहे थे तो उसमें कमी नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन कोई वर्ड्स अपना, क्योंकि जल्दी पूरा करने की गाय में कहीं वर्ड अपने गुजराती ही रहते थे, मुझे लगा तो शांति से वेबिनार लेना चाहिए। एक पार्ट की जगह 5 पार्ट होवे तो भी कोई दिक्कत तो है ही नहीं। सही बात है सर, पर मेरा थोड़ा विस्तृतीकरण, अभी थोड़ा स्पेशल कमेंट के अंदर हमारे आयुर्वेद शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि, भगवान धन्वंतरी, कितनी हमारे ऊपर कृपा है, कितना प्रकार से मनुष्य जीवन का उद्धार करने के लिए भगवान धन्वंतरी ने हमारे सभी ऋषि को ज्ञान दिया कि आपको दवाई नहीं खानी है तो उसके लिए एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, जैसे कि आज की हमारी चिकित्सा लेप विधि, जो चीज ऊपर से ओरल ट्रीटमेंट में किया जाता है, ज्यादातर कोई भी चीज का साथ में आवश्यकता अनुसार अगर वैद्य है और कोई दवाई दे तो ठीक है, ये तो सिर्फ लेपन विधि से ही शरीर के कहीं रोग के अंदर हमें बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। आयुर्वेद का एक इंजेक्शन ही है लेप, कैसी तरह से कि जो हमारी लेयर्स की 7 लेयर्स होती है हमारी स्किन की, तो 7 लेयर्स के अंदर जाने की प्रक्रिया हमारा लेपन प्रक्रिया करता है। दूसरी बात, सर से लेके पैर के तले तक ऐसा कोई पार्ट नहीं है कि वहां लेप की विधि करने से हमें परिणाम प्राप्त नहीं होता है। तो आज तो आपने बहुत दिया सभी को, सुश्रुत में से दिया, चरक संहिता में से भी दिया, भाव प्रकाश से दिया, शारंदर संहिता के अंदर से भी बहुत अच्छा प्रकरण आपने लिया है। साथ साथ में उसकी चिकित्सा कैसा उसका प्रकार है वो भी आपने बताया, बहुत अच्छा रहा।
सर से लेकर पैर तक की चिकित्सा में देखें तो सिर दर्द के अंदर तारुण्य पट्टिका, साथ साथ में इंद्रलुप्त जो बाल्डनेस, कहीं छोटी उम्र में भी बाल्डनेस हो जाती हैं, वैसे रोगों के अंदर भी हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छे लेपान दिया हुआ है। गारोनिया रोग जो मस्तकसूर, तो मस्तकसूर के 3 प्रकार, त्रिदोष जन्य मस्तकसूर का भी उपाय हमारे आचार्यों ने बताया गया है। पित्तजन्य सिर दर्द है तो उसमें क्या करना चाहिए, कफजन्य है तो क्या करना चाहिए, वातजन्य है तो उसमें कौन सी मेडिसिन देना चाहिए। वैसी तरह से पूरा बॉडी के अंदर लेपो की प्रक्रिया करने से बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। साथ साथ में विष के अंदर भी जो कोई प्रकार का स्थावर जंगम विष के अंदर भी लेप की प्रक्रिया बताई गई है। हड्डी का टूटना, हड्डी का टूटने के अंदर भी आजकल फ्रैक्चर होने के बाद 3-3 महीना तक बेड रेस्ट करने पड़ते हैं। तो पहले के जमाने के हमारे जो वैद्य लोग थे वो अपने हिसाब से हड्डी को जोड़ के इनके ऊपर ऐसे लेप लगाते थे जो 15 दिन के 20 दिन के अंदर व्यक्ति काम कर सकता था। साथ साथ में मुंह की कांति बढ़ाने के लिए भी आपने बहुत अच्छा प्रयोग दिया है। तो अभी हमारे अनिल जी ने बताया के बेसन यानी चने का लोट, थोड़ा बेसन का आटा ले, उसके अंदर थोड़ा दूध की मलाई डाले, थोड़ा क्रीम, अब क्रीम यानी कोई भी क्रीम हो तो भी चल सकता है। ये बेसन का लेप मुंह के ऊपर करने से भी फोड़े, फुंसी और जो ब्लैक डॉट्स होते हैं उसके अंदर बेसन का लेप करने से भी बहुत अच्छा रहता है। दूसरा मुल्तानी मिट्टी चिकित्सा आजकल बहुत चल रही है हर जगह पे। तो अपने YouTube के अंदर भी कई लोग लेप लगा के बैठते हैं और उसमें ज्यादातर मिट्टी चिकित्सा हो। मिट्टी चिकित्सा में ज्यादातर हमारे आयुर्वेद शास्त्र में राफी की मिट्टी बताई गई है, जिसको गुजराती में हम राफड़ा बोलते हैं। तो राफी की मिट्टी का लेप बना के लगाने से भी शरीर की दुर्गंध, पसीना, रोम छिद्र जो हमारे बंद हो गए हैं वो छिद्र को भी ओपन कर देता है। तीसरी बात, रई के बारे में भी बहुत अच्छा बताया डॉक्टर सर ने। तो रई का कोई भी जगह पे हम लेप करें तो लेप हटाने के बाद अवश्य वहां तिल का मीठा तेल या तो वो न तो कोपरेल तेल लगाना चाहिए, क्योंकि रई एक ऐसा तीक्ष्ण और उष्ण है कि कहीं लोगों को वहां स्किन रेड कलर की हो जाती है। तब तक तो ठीक है, कोई जगह पे सूजन की भी फरियाद होती है, शौथ रोग बढ़ जाता है। तो रई का लेप करने के बाद, साफ करने के बाद वहां पे कोई भी तेल लगाना चाहिए। हम ऐसा सोचते हैं कि आज का हमारा वेबिनार में बस सभी जो बहुत अच्छा मेहनत करके एक वेबिनार बनाया गया है, तो लेप प्रक्रिया के साथ भी परहेज बहुत जरूरी है। जिन लोगों को फ्रैक्चर है, कोई मचकोड़ हो गई है, मोच आ गई है, वैसे लोगों को जब कोई लेप लगाया, उसका पट्टी लगाया, तो उस समय पे उसको खटाई का त्याग करना चाहिए, खमीरा वाला खुराक का भी त्याग करना चाहिए, इमली का त्याग करना चाहिए। इसी तरह से जो गर्म पदार्थ है उसका भी त्याग करके हमारे जो हड्डी का ऋषि मुनियों ने वहां तक बताया कि हो सके तो चने की दाल की वेड़वी यानी पूरन पूनी खानी चाहिए, या तो गेहूं का लोट का आटा का शीरा बना के लेना चाहिए। गेहूं का आटे का शीरा लेने से भी कई प्रकार के हड्डी टूटने में, दर्द में कमी होती है। एक स्वानुभूत प्रयोग के अंदर कई वैद्य ने खुद का स्वानुभूत प्रयोग में लिखा था कि उसके अंदर गेहूं का थोड़ा कढ़ाई के अंदर डाल के उसको थोड़ा भूज के उसका पाउडर बना के उसके साथ
लेप लगाने के बाद उसके साथ खाने से शहद के साथ अंदर का दर्द, अंदर की पीड़ा कम होती है। चर्म रोग के बारे में ज्यादातर हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। कितना चर्म रोग है, 18 प्रकार के जो कुष्ठ रोग है, सिंधम कुष्ठ है, श्वेत कुष्ठ है, उस सभी के अंदर भी हमारे गुरुवर ने बहुत अच्छा उसके बारे में भी, लेप के बारे में लिखा है। चर्म रोग और कुष्ठ रोग दोनों में थोड़ा डिफरेंट है। तो दोनों प्रकार के रोगों के अंदर भी लेप का उपयोग कर सकते हैं। साथ साथ में उदरशूल के अंदर जो बताया गया था, तो बचपना में मैंने देखा था माताजी कई लोगों को गुल्म रोग के हिसाब से नाभि के ऊपर के बाद एक धड़कन होती है, वहां धड़कन दिखाई देती है। हम लोग पेट के ऊपर देखे तो वहां जो हमारी शिराएं उछलती है वो भी दिखाई देता है। वहां पे गुड़ और चूना बराबर पहले पेट की जगह को साफ करते थे। वहां पे पहले चूना लगाते थे, उसके ऊपर गुड़ लगाते थे और उसके ऊपर एक कॉटन की छोटा सा कॉटन का एक बैंडेज बना के रख देते थे। कई लोग आज हमारे जो विषय के अंदर ज्यादातर लेप वैसे होते हैं कि लेप को सूखना नहीं देना चाहिए, और कई लेप लंबा समय तक रखना है तो हमें उसकी देखभाल करनी पड़ती है। लेप सूखने लगे तो वापस उसके ऊपर थोड़ा जल डाल के लेप को वापस थोड़ा गीला करना चाहिए और लंबे समय तक रखना चाहिए। पूर्ण सूखने के पहले निकाल देना चाहिए। लेकिन ये जो मैंने बताया है वो लेप और थुवर का लेप, जिन लोगों को कटिसूर में पहले प्रयोग किया जाता था, थुवर का चिट्ठा बोलते थे गुजराती में उसको। तो अपना जो थुवर है वो थुवर लाते थे और उसका दूध निकाल के पहले सरसों का तेल लगाते थे, बाद में थुवर को लगा के उसके ऊपर भी कॉटन की एक पट्टी लगा देते थे। जब कटिशूल खत्म ना हो तब तक वो निकलते नहीं थे, और जब कटिशूल खत्म हो जाए उसके बाद वो अपने हिसाब से निकल जाता है। ये उदरशूल के ऊपर लगाया जाता है, वो भी उदरशूल का प्रॉब्लम सोल्व होने के बाद ही निकलता है लंबे समय तक। ऐसे कहीं लेप हैं, उसको रखने से कोई दिक्कत नहीं होती है। और दूसरा मस्तक से त्रिदोषजन्य वो भी आ गया। तो अस्थिभंग, शुक्र रोग। पुरोहित सर एक मिनट, किसी का सवाल है तो पहले ले लेते हैं। अरे भाई बाद में लो ना यार, अभी तो एक हुआ है लोग। हाँ ले लो, चलो ले लो।